किताब मेरे हाथ आने लगे और मैं तो पहले ही पढ़ा था, भूखा था। ये चश्मा भी उसी के कारण लगा है, किताब पढ़ पढ़ के। तो फिर मैं उसको पढ़ने लगा, समझने लगा, वीडियो बनाने लगा, चाहे लोग हंसे मेरे ऊपर। आज वही लोग बोलते हैं कि राहुल कन्नागी जी आपकी वीडियो से पूरे भारत में ट्राइब लोग जाग रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर एक वीडियो ऐसा बनाऊं जो वीडियो बता दे किसी धर्म के साथ किसी का ताल्लुक है, किसी धर्म की, मैं अगर मेरे वीडियो से वाहवाही करता हूं तो 2 से 3 लाख रुपए मुझे एक वीडियो के मिल जाएंगे। ऐसी गंदगी इस सोशल मीडिया पे फैली है। आज हमारे बीच हमारा भाई, हमारा खुद का भाई, अपना कोयतुर भाई, महाराष्ट्र से जो यूट्यूबर है, आप सभी जो भी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपने संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, आज उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्यों दिक्कत नहीं जाएगी? क्योंकि हमारे बीच, हमारे पास हमारे खुद के भाई हैं, राहुल कन्नागी। आप सर्च कीजिए और जो जानना चाहते हैं राहुल कन्नागी के भाई से जान लीजिए। चलिए सर्च मत कीजिए, हम ही सर्च करके यहां ला देंगे उन्हें। ठीक है ना? बोले बोल पेन्ना। मान सम्मान और अभिमान के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे युवा साथी, हमारा भाई राहुल कन्नागी। आप आए और हमारे सभी कोयतुर साथियों को, नया लेवर को यूट्यूब से तरह बोर कर दें। नहीं करूंगा बिल्कुल, क्योंकि क्या है, जब हम सेशन सुनते हैं तो माइंड की भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद सब बाउंसर जाने लगता है ना? ये रियलिटी, ये आप नहीं छुपा सकते ना मैं छुपा सकता हूँ, ये रियलिटी है। लेकिन सबसे पहले मैं सेवा जोहार करना चाहूंगा केबीकेएस टीम को कि ये एक अनोखा ऐतिहासिक कदम यहाँ पे उठा रही है और कोयतुरों के ब्लड में फिर से डीएनए जगा रही है। तो केबीकेएस टीम का बहुत बहुत सेवा जोहार। मैं पहले से इस टीम के साथ जुड़ा हूं और मैं बता दूं, ये गोंडवाना कंसेप्ट बहुत ही बड़ा है, वास्ट है। इसको अगर समझना है, शंभु व्यवस्था क्या है, गढ़ व्यवस्था क्या है, कोट व्यवस्था क्या है, लिंगो व्यवस्था क्या है, लिंगो यानी कौन होते हैं, क्या होता है, पूरा ये गोंडवाना समझने के लिए एक आदमी की लाइफ कम है। हम ज्यादा से ज्यादा 80-90 साल जीते हैं और इस 80-90 साल में आप पूरे आयु में अगर अध्ययन करेंगे फिर भी आप पुनेम को नहीं जान पाएंगे। ये सत्य स्थिति है। हाँ, लेकिन हम पुनेम को उस हद तक जान सकते हैं जिस हद तक मानव की बुद्धि उसको समझ सके। मानव की बुद्धि के परे भी पुनेम है। तो ये क्या होता है कि आने वाला हर मेहमान यहां से आके आपको बोलता है, कुछ आता है तो कुछ चले जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबका दृष्टिकोण, सबकी मेंटेलिटी अलग होती है। हमें सब लोगों को 2 हाथ 2 पैर सब सेम दिया है, लेकिन हम लोगों में जो विवेक बुद्धि प्रकृति ने डाली है, जो दृष्टिकोण डाला है, तो सबका एक नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक ही क्लास में सभी बच्चे होते हैं, क्लास टीचर सभी को एक तरीका सिखाते हैं, फिर भी कोई फर्स्ट आता है तो कोई सेकंड आता है, कोई लास्ट आता है। समझ रहे हो? और इसी सिस्टम को तो हमें समझना। पुनेम क्या है? सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूंगा, प्राकृतिक नियम के श्रृंखला को पुनेम कहते हैं। आप लिखिए मत, मेरा आप सेव करिए माइंड में। क्या है? क्योंकि मैं मीडिया वाला हूं, मैं यूट्यूब चलाता हूं और यूट्यूब में आपको गोंडवाना थ्योरी क्या है ये थ्योरी बताता हूं, तो आप मेरे वीडियो निकाल देंगे तो आप घर में भी लिख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। आप अभी क्या करेंगे, अभी मैं जो 15-20 मिनट आपके सामने बोलने वाला हूं वो आप मेरी तरफ देख के सुनेंगे। इसका ज्यादा फायदा ये होगा कि आपके माइंड में वो सेव होते चले जाएगा, ज्यादा बाउंसर नहीं जाएगा और मैं जाने नहीं दूंगा। पुनेम को हम पहले समझेंगे। पुनेम इस वर्ड को बहुत सारे यहाँ पे जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं, सभी मेहमानों ने पुनेम इस वर्ड को आपके सामने रखा, अपने अपने तरीके से, अपने अपने दृष्टिकोण से आपको बताया भी। पुनेम को सीधे सरल भाषा में हम जान सकते हैं कि प्राकृतिक नियम और अप्राकृतिक नियम, इस 2 पर्दे में रखकर हम पुनेम को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं।
प्राकृतिक नियम, उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है या आदि मानव हमारे पुरखों का जन्म हुआ है, तब से उन्होंने आज तक यहाँ पे स्ट्रगल किया है प्रकृति के साथ। ऐसा नहीं है कि पहले मानव ने ही प्रकृति के साथ चलना शुरू किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मानवों का समूह यहाँ पे था तब उनको इस बात से सीखने की जरूरत थी। पहले तो ये भी पता नहीं होगा कि शेर आदमी को खाता भी है कि नहीं है। एक दो आदमी को खाया होगा तो सीधा पता चल गया होगा कि नहीं हमको भी खतरा है इससे। हर चीज इंसान ने यहाँ पे सीखी है और सीखने के बाद वो पुरखों तक पहुंचाई, और जिन नियमों का संच बनता गया हमारे पुरखाओं ने अध्ययन करके उसको हमारे पंडुम में डालते गए, उसे आज हम उन्हें कह रहे हैं, जो कि प्राकृतिक सत्य है। सत्य क्या है? सबसे पहले प्राकृतिक सत्य क्या है कि कोई भी यहाँ जीव अगर जन्म लेता है तो वो खत्म भी होता है। कोई है आपके इर्द गिर्द अमर बन के आया है? नहीं। यानी प्रकृति का प्राकृतिक सत्य ये है, चाहे वो पेड़ हो, कीटुक हो, मूंगी हो, कुछ भी हो, प्राकृतिक सत्य ये है कि जब वो जीव यहाँ जन्म ले रहा है तो उसको जाना है। प्राकृतिक सत्य ये है कि यहां पे 3 चरणों में प्रकृति अपने करवट लेती है। 3 चरणों में, चाहे आप उसका कंपैरिजन किसी पेड़ से करें, चाहे किसी शेर से करें, इस प्रकृति में होने वाले अनेक जीवों के साथ वो कंपेयर करें, ये 3 नियम लागू होते हैं। एक जन्म, दूसरा परिपूर्णता, और तीसरा मृत्यु। इस चीजों को आप जरा सा शांति से और प्यार से सीखेंगे। एक पेड़ है जो बीज में से बाहर आया, उसका जन्म हुआ, वो पौधा बना, उसके बाद वो परिपूर्ण हुआ। परिपूर्ण यानी वो अपने परिपक्वता के टाइम में आया, समय में आया, और उसके बाद वो धीरे धीरे वृद्ध होने लगा, और एक दिन जैसे आया था वैसे। ये नियम सभी जीवों में लागू होता है, और इसी नियम को आपके सामने मेहमान या कोई भी आके बोलते हैं। इस 3 नियम को हमने नाम दिए हैं टुंडा, मुंडा, गुंडा। ये नियम बहुत कठिन नहीं है। अगर मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड बताना चाहूं तो ऐसे बता दूं कि सेशन होने के बाद आप ये सोचेंगे कि बताया तो बढ़िया था, लेकिन क्या बताया ये नहीं समझ में। तो इसको थोड़ा सरलता से करेंगे। जो प्राकृतिक है पाड़ाव, जिसे हम पाड़ाव कहेंगे, आपके भी है, मेरे भी है। मेरा भी जन्म हुआ, उसके बाद परिपूर्णता की स्टेज पे हूं मैं युवा हूं, मेरा शरीर परिपक्व हुआ है, परिपूर्णता के मैं स्टेज पे हूं, और फिर आने वाले 10-15 सालों में वृद्धि की तरफ, उस स्टेज की तरफ में निकल जाऊंगा। और यही थ्योरी है, आप सभी जीवों के साथ कंपेयर करें। और इसीलिए मैं प्राकृतिक को अप्राकृतिक क्यों बोला? मैं ये बोला कि प्रकृति के नियमों को, खुद के नियम बनाकर चलने वाले को ही मूलवंशी कहते हैं। अप्राकृतिक नियम वाले लोगों को मूलवंशी, इंडिजिनस, कोयतुर नहीं कहते। ये फर्क है यहाँ के लोगों में, कोयतुरों में और बाकी लोगों में। लोग कहते हैं कि सर जी आपने तो ये बता दिया, राहुल कर्नाकी जी, कि आप आदि मानवों से आते हैं तो उनके कल्चर को पकड़े हुए, तो हम कहां से आए थे? उनका सवाल जायज है, लेकिन जिन्होंने इस डीएनए को पकड़े रखा, आज वो इंडिजिनस कोयतुर मूलवंशी कहला रहे हैं। जिन्होंने नहीं पकड़े रखा वो आज भी ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो डीएनए है उन्होंने संजो के रखा ही नहीं है। सिस्टम यही है, आप कहीं पे भी जाएंगे सीधा धागा प्रकृति से ही निकलता है। आज क्या है साधन आपके पास? आज सोशल मीडिया है, आज बुक्स है, जिसके द्वारा आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको घर में नहीं मिलेगा या स्कूल में भी नहीं मिलेगा। हमारे पुरखाओं ने, जब किताब नहीं थे, बुक्स नहीं थे, उस काल में हमारे लिंगो थे। लिंगो मीन्स लिंगो थ्योरी जो है वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। ये लिंगो किसको बोलते हैं? जपे मुदियाल पेन है, उनको भी लिंगो बोला जाता है। हमारे हिरासुका लिंगो है। लिंगो क्या है? आज जैसे आप टीचर को सर बोलते हैं और कोई पीएचडी होल्डर है, पीएचडी कर चुका है, उसको उसके नाम के सामने हम डॉक्टर लगा देते हैं, डॉक्टर अमका तमका। उस काल में एक सब्जेक्ट पर सूक्ष्म अध्ययन करके
पूरी जानकारी निकालने वाले को लिंगो यह उपाधि दी जाती है। और ऐसे अनेक लिंगो हमारे कल्चर सिस्टम में है। कोई लिंगो सगा व्यवस्था जानते हैं, कोई लिंगो पुकराल थ्योरी जानते हैं, कोई लिंगो पुरुष थ्योरी जानते हैं। अलग अलग प्रकार के इस धरातल पर लिंगो हुए हैं अलग अलग काल में। इन लिंगों को समझना बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जिसको समझना है, और वो भी सरल पद्धति से आपको समझना है। कैसा है, ऊपर से हम देखेंगे, बाहरी लोग जब देखते हैं, अभी बाहरी लोग अगर एक आध आदमी यहाँ पे तो बढ़िया से बनाया गया, लेकिन एक आदमी आ भी गया और उसने हमारी चीजें देखी, सेवा जोहार, सेवा सेवा, जपे मुदियाल पे, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। आज जमाना क्या है पता है, वहां का जो चना कुछ मूंगफली बेचने वाला आदमी यहाँ मशहूर हो जाता है बादाम बादाम करके, समझ रहे आप। सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया को समझना है तो हमें अपना प्रेजेंटेशन लोगों के सामने कैसा रखना है। अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम तो समझा पाते हैं, तो हम समझाएंगे कि हम क्या है, कौन सी चीज है और हमारे से प्राचीनता कैसे जुड़ी है। यहाँ तक कि हमारे मानवों के उत्पत्ति का सिद्धांत भी बताते हैं, ये भी हमारे पाठाओं में। सिद्धांत जो है कि मानव की उत्पत्ति कहां हुई होगी, तो हम भी अंदाजे के साथ अपने पाठाओं के साथ वाह। आज जो ग्रंथ बने हैं, जिस ग्रंथों के साथ लोग झगड़े कर रहे हैं, ग्रंथों में लिखा गया एक ड्रामा जिसको सही माना जा रहा है, और उस ड्रामा के कैरेक्टर को देश भर में गुमराह किया जा रहा है, लोगों के नस नस में भरा जा रहा है। उनकी भौगोलिक परिस्थिति का अंदाजा नहीं है लोगों, लेकिन हमारे कोयतुरों के भौगोलिक परिस्थिति का अंदाजा है और भौगोलिक परिस्थिति है। आपके कांकेर में आए हैं तो हम सेमरगांव वल्लेकनार जाएंगे तो वहां पे हमें जपे मुदियाल पेन मिलेंगे। आप महाराष्ट्र के गोंदिया क्षेत्र में आएंगे तो वहां कचारगढ़ में हमें गोंडियनों का इतिहास मिलेगा, जहाँ पे पांदीपारी कुपारलिंग और शंभू शेख का इतिहास मिलेगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में आएंगे तो वहां पे जो जंगो लिंगो नाम लगाते हैं, तो एक्चुअली ये जंगो शब्द आया कहां से। चंद्रपुर में कोटा परंदुली नाम का क्षेत्र है, जहाँ पे रायताड़ जंगो दाई का क्षेत्र है। भौगोलिक परिस्थिति से आज भी है, जहाँ पे हम अपनी उत्पत्ति बताते हैं, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है वो क्षेत्र, जैसे सलामी जी ने कहा, अमरकोट की क्षेत्र का नाम है जिसे अमरकंटक उन्होंने बोलते, वो भी क्षेत्र आज भी। जहां पे शंभू का जिक्र करते हैं हम लोग, हमारे शंभू थे, पोई थे, राजा थे, शंभू का क्षेत्र भी पचमढ़ी में है। भौगोलिक परिस्थिति से आज इतिहास हमारे साथ है। मैं मीडिया वाला हूं तो थोड़ा सा आपको मीडिया का बताता हूं। मैं परिचय ही नहीं दिया मैंने, चलो पहले मैं परिचय देता हूं। मैं राहुल खन्ना के प्रॉपर चांदागढ़ महाराष्ट्र से। 4 से 5 साल पहले मैंने भी यही आपके जैसा मेरे दिमाग में सवाल था कि मेरा समाज आज सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है। उसके पहले भी फेसबुक आईडी बनाए हुए थे, जय सेवा जय गोंडवाना जय जोहार चल रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं पहला आदमी। लेकिन जो प्रेजेंट करना है, जैसे कि कोई टीवी वाला रिपोर्टर आएगा, उसको पता ही नहीं है कि ये सिस्टम क्या है, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर से शूट करेगा और वहां पे जाके बताएगा आदिवासियों का कुछ था। ना उसे मूलवंशी शब्द पता है, ना उसे कोयतुर शब्द पता है, ना उसे इंडिजिनस शब्द पता है। आदिवासी शब्द को लेकर घसीटेंगे और यही बताएंगे कि वहां पे प्रशिक्षण होता है, ये होता है, वो होता है। अंदर की बात कोई नहीं जानता। और ये जानने के लिए हमारे समाज का पत्रकार, हमारे समाज का जिज्ञासु विद्यार्थी होना जरूरी है। बाहरी लोगों ने, वेरियर एल्विन या और कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोटुल को किताबों में बदनाम किया। आपको पता है, आचला जी से मेरी बात हुई थी, हम 2-3 घंटे बैठे थे बातें करते हुए। हमारे इसमें सिस्टम है कि मामा की लड़की के साथ हम मजाक कर सकते हैं कि नहीं? संगी संगो बोलते हैं ना, मजाक कर सकते हैं हम। मजाक में उसके साथ हंस सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। जो करसना वहां पे बताया गया है वो सिस्टम ही वही है, करसना। तो हम दादा के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं। तो ये सिस्टम हमारे अंदर है, हमारे डीएनए में है। हम मामा के लड़की के साथ मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और माहौल बनाकर कोया पुनेम सीखते हैं। बाहरी लोग आदमी देखते हैं तो वो उनको यही लगता है कि ये जो गोटुल है ना, यहाँ पे लड़के लड़कियां
खेलने कूदने जाती है और दूसरे काम करने जाती है। ये रियलिटी है। 1800 में किताबों में गलत लिखा गया गोटुल के बारे में, और इसलिए मैं केबीकेएस के साथ हूं और उनको हमेशा ही यहाँ पे मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि गोटुल सिस्टम को जिन्होंने बदनाम किया उससे भी ज्यादा हमें किताबें निकालनी है और दुनिया को बताना है गोटुल इस दुनिया की, विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी। समझ लिया? तो ये कैसे हो सकता है? ये एक प्रशिक्षण शिविर से नहीं होगा। हम कितने लोग आए हैं यहां से? 500, 600, 1000 लोग आए। इस देश में हमारी संख्या बहुत है। अगर ये पूरी संख्या आ जाए तो एक सरकार बना देंगे हम केंद्र में। संख्या बहुत है, लेकिन गुमराह होने वाले हमारा 50% समाज भी है, जो आज भी खुद को किसी धर्म के तले समझ रहा है। नहीं, आज मैं किसी धर्म की बुराई करने आपके सामने नहीं आया हूं, लेकिन धर्म और हमारे कानून कायदा में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। माइक का आवाज कम होते जा रहा है थोड़ा। जब इंसान यहाँ पे पहले मानव की उत्पत्ति हुई, तब उसने प्रकृति के साथ जीना सीखा। उसको धीरे धीरे पता चला होगा कि प्राणियों का आचरण कैसा होता है। उसे धीरे धीरे पता चला होगा कि क्या चीज खाना है और क्या नहीं खाना है। ये सीखने के लिए उसको सदियां लगी, और ये सदियां लगने के कारण इंसान थोड़ा थोड़ा दिन ब दिन आगे आता गया। उसकी नार व्यवस्था, उसकी जो नार व्यवस्था है, गांव की व्यवस्था है, वो धीरे धीरे समृद्ध होने लगी। और फिर जब नार व्यवस्था समृद्ध हुई, मेरे साथ आप भी उस काल में चले जाइए, धर्म का निर्माण तब हुआ होगा जब इंसान को इंसानियत सिखाना जरूरी पड़ा। धर्म क्या है? धर्म अनेक नियमों का एक समूह है। उस धर्म में अनेक विचारधाराएं के साथ वो नियमावली बनाई जाती है, जिस नियम को हम फॉलो करते हैं और बोलते हैं कि हम अमका धर्मी हैं। धर्म इंसानों ने निर्माण किया हुआ चीज है, और हम मानने वाले कौन सी चीज को है? हम प्रकृति निर्मित मानने वाले हैं। तो किसी भी एंगल से आपको लगता है कि आप किसी धर्मों के नियमावली में आते हैं? अगर आप उस नियमावली में आते हैं तो आप हमारी तरफ नहीं आएंगे। इसलिए हमें प्रकृति पूजक बोला जाता है, प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाने वाले लोग बोला जाता है। हमें किसी धर्म से कंपेयर नहीं किया जाता। सोशल मीडिया का जमाना है, तो यहाँ पे आप सभी, मेरे ख्याल से यहाँ से मैं बिना पूछे बता दूंगा, 80% फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लोग हैं। आप रोज अपनी फोटोज डालते हैं, आपको स्टेटस रखने का बहुत आनंद है, तो वो आपका पर्सनल चॉइस है कि आप सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन आज वो दिन नहीं है। आप जानते हैं एजेंडा कैसे फैलता है? कामों के पीछे एक एजेंडा होता है। मैं अगर एक वीडियो ऐसा बनाऊं जो वीडियो बता दे किसी धर्म के साथ किसी का ताल्लुक है, किसी धर्म की, मैं अगर मेरे वीडियो से वाहवाही करता हूं तो 2 से 3 लाख रुपए मुझे एक वीडियो के मिल जाएंगे। ऐसी गंदगी इस सोशल मीडिया पे फैली है, और इस सोशल मीडिया में हम जानते हैं कि किसी भी चीज का प्रोपोगेंडा फैलता है। आप जब रील को स्वाइप करते हैं तो उसमें से 10 में से 7 रील आपको किसी काल्पनिक देवताओं को मिलते हैं, और वो भी रील स्टार। आपको पता ही नहीं है कि वो किसके बताने पे कर रहा है। वो भी रील स्टार जो विज्ञान के जमाने में 4 हाथ वाले देवों के सामने घुटने टेक रहा है, और हम भी तालियां बजा रहे हैं। ये एजेंडा है, समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से 2 साल पहले एक कीवर्ड को हम लोगों ने, टैग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया ट्विटर पे और फेसबुक पे। वो था वी वांट गोंडवाना स्टेट। यह टैग हमने बहुत ज्यादा किया, और उस टैग का इतना असर पड़ा कि बहुत सारे पॉलिटिशियन इस टैग की ओर खोजने लगे थे। लेकिन उसके तुरंत दूसरे दिन में एक दूसरा एजेंडा लाया गया, और यहाँ के हम लोगों ने जिस टैग को चलाया था कि हमारी बात जो है वो बात गवर्नमेंट तक पहुंचे और दुनिया जाने, उस टैग को किसी प्रोपेगेंडा के अंतर्गत धीरे किया गया और दूसरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। तो तब मुझे ये समझ में आया कि जब तक हमारी ज्यादा संख्या सोशल मीडिया पे नहीं जुटेगी, हमारी सोशल मीडिया पे इनडायरेक्ट आर्मी नहीं बनेगी, और हम एक लोग उस चीज को प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो सोशल मीडिया भी हम हारने वाले हैं।
और इसीलिए जब मैंने ये चैनल बनाया, जिस चैनल का नाम अलाइव ब्रीथ है, अंग्रेजी में अगर उसका नाम अलाइव ब्रीथ है, हिंदी में करेंगे तो सांस है लेकिन वो जिंदा है, इज इक्वल टू पुणे। मैंने उसका नाम इंटरनेशनल लेवल के टाइप रखा है कि आगे चलकर मैं आपके जैसे बच्चे, जो आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, कल आपको बहुत सारे लोग सुन सकते हैं। तो ऐसे अगर बच्चे सामने आते हैं तो ऐसे बच्चों को लेकर मैं बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म बनाऊं, और उस प्लेटफॉर्म से यहाँ का आदमी अगर चिल्लाएगा तो अमेरिका का भी इंडिजिनस पीपल उसको आवाज देगा। ये सिस्टम जब तक हम मीडिया पे खड़ी नहीं करते तब तक हम यहाँ पे राज नहीं करने वाले। मैं राज की बात नहीं बता रहा हूं। तो आपको करना क्या? करना यह है कि हमारे समाज में कुछ चुनिंदा युवा है, कुछ चुनिंदा, जो गोंडवाना को, कोयतुर थ्योरी को, पुकराल थ्योरी को, पुरुड़ थ्योरी को क्लियर बता रहे आपके सामने। आप अपने आज भी नहीं नारायण मरकाम जी के फेसबुक वॉल को फॉलो किया है तो अभी जाके कर लीजिए, ठीक है। नारायण मरकाम जी जो आर्टिकल डालते हैं, वो आर्टिकल मैं पढ़ के खुद इंस्पायर होता हूँ, और उस आर्टिकल को मैं बहुत सारे वीडियो में विभाजित कर आपको स्पष्टीकरण देता हूँ। सीधा बोल रहा हूँ, नॉलेज सोशल मीडिया में पड़ा है, हमारे लोग अपलोड कर रहे हैं, उसको आपको पढ़ना है। और ये याद रखना है, अपने समाज का कोई यूट्यूबर है, वीडियो बना रहा है, पहले उसका लाइक ठोको। आपने यूट्यूब खोला, अपने समाज का यूट्यूबर दिखा, कोई भी हो, प्रयास कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है, लाइक ठोको, उसके चैनल को सब्सक्राइब मारो, और अगर वक्त है तो थोड़ा सा किसी ग्रुप में उसको शेयर भी मार दो। बाकी लोग क्या करते हैं पता है? मैं जब शंभू के वीडियो डालता हूँ, शंभू आपका शंकर देव नहीं है, मेरा राजा है, शंभू हमारे राजा थे, ऐसे जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो हमारे समाज के लोग ज्यादा लाइक नहीं करते, और बाकी समाज मेरे चैनल पे ऐसे फोकस किया हुआ है। तो दो ऑप्शन आते हैं यूट्यूब में, एक लाइक करने का, अगर वो वीडियो गलत है तो उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा लोग मेरे वीडियो को रिपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे धर्म फैला है सोशल मीडिया पे, हमारे लोग कम है। तो जब तक हम सोशल मीडिया की आर्मी नहीं बनाएंगे, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? नारायण मरकाम जी ने यहाँ से एक पोस्ट डाली, पोस्ट ये थी कि चलो कांकेर में आज प्रशिक्षण शिविर है, और महाराष्ट्र का आदमी ऐसे शिविर की राह देख रहा है, तो वो पोस्ट अगर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते जाएंगे, आया एक लाइक मारा, एक शेयर कर दिया, एक कमेंट मार दिया और सीधा आगे भेज दिया, आप एक लाइक करते हो तो वो फेसबुक जो है वो 10 लोगों को सजेस्ट करता है आपकी न्यूज। 10 में से 8 लोगों ने लाइक मारा तो 8 में से 80 लोगों को शेयर हो जाता है। समझ गए आप? यूट्यूब का एल्गोरिदम भी वही है। हमारे लोगों ने क्या किया, चैनल तो बनाए लेकिन यूट्यूब को नहीं समझा, यूट्यूब काम कैसे करता है। यूट्यूब वाले लोग अमेरिका में बैठे और आपको वीडियो को इधर उधर कर रहे, क्या नहीं कर रहे, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसका एल्गोरिदम है, किस कीवर्ड के तहत हम अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं, कौन सा टैग देना पड़ेगा, कौन सी कीवर्ड यूज करनी पड़ेगी, ये सोशल मीडिया का फार्मूला आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और जिस दिन आप समझ जाओगे, और हमारे जैसे गोंडवाना की किसी युवा साथी ने कहा कि हमें जैसे किसी क्षेत्र में हमारे बहना पर अत्याचार हुआ या कोई भी ऐसा मामला हुआ जिस मामले को दबा रही है गवर्नमेंट, ऐसे मामलों को हम सोशल मीडिया से दूर तक ले जा सकते हैं। वो स्थानिक प्रशासन वहां पे अगर उस चीज को दबा भी रहा है तो हम लोग मीडिया वाले लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके ऐसी चीजों को बहुत दूर तक उठा सकते हैं और अपना न्याय पा सकते हैं। लेकिन ये कब हो सकता है? जब हम थोड़े मेकअप गिरी से बाहर हैं और अपने समाज को देखें कि समाज क्या चीज है। मेरी अगर एक जानकारी है, जो जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर मेरा एक शेयर करने से, मैं अगर एक लाइक करने से ये जानकारी और 10 लोगों तक जा रही है तो मैं क्यों नहीं करूं? करना है। और सोशल मीडिया की ताकत ऐसे ही बढ़ती जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इतना भाषण दे रहा हूं तो जाओ मेरी चैनल ढूंढो और सब्सक्राइब करो। ये जब चैनल बनाया ना, तब मैंने एक उद्देश्य के साथ बनाया था, जो उद्देश्य आपको बताऊंगा तो आप भी हंसेंगे। उद्देश्य ये था, मुझे बराबर से हिंदी भी नहीं आती थी, मैं मराठी में मेरा एजुकेशन हुआ है, तो ये सेव रहेंगे वीडियो तो मैं ही देख लूंगा। इस चीज के साथ मैंने शुरू किया। और फिर जाना कि कंगाली साहब की किताब, जो हासपिन मोतीराम कंगाली जी हैं, इनकी किताब मेरे हाथ आने लगे और मैं तो पहले पढ़ाकू था, भूखा था, ये चश्मा भी उसी के कारण लगा है किताब पढ़ पढ़। तो फिर मैं उसको पढ़ने लगा, समझने लगा, वीडियो बनाने लगा, चाहे लोग हंसे मेरे ऊपर। आज वही लोग
बोलते हैं कि राहुल कर्नागी जी आपकी वीडियो से पूरे भारत में ट्राइब लोग जाग रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये इंप्रूवमेंट कहाँ से आता है पता है? आप एक चीज को करते जाते हैं, प्रैक्टिस मेक मैन इंप्रूव। तो ये चीजें याद रखना। और मोटिवेशन की बात है, आप युवा हैं तो ज्यादा से ज्यादा युवा क्या करते हैं? मोटिवेशन। संदीप माहेश्वरी बहुत सारे लोग जानते होंगे, विवेक बिंद्रा, ऐसे नाम है जिसका मोटिवेशन लेते हैं। लेकिन आपको पता है आपके सामने दो चीजें रखी गई है, एक चीज है जो बैटरी पे चलती है, एक चीज जो है बैटरी पे चलती है, और दूसरी चीज है वो अपने आप चार्ज होती है और अपने आप चलती है। तो आप सेम पैसे में कौन सी चीज लेंगे? जो अपने आप चार्ज होती है और चलती भी है, तो उस चीज को लेंगे। तो आप जो सोशल मीडिया पे मोटिवेशन ढूंढते हो कि आप प्रयास कर रहे हो, अपने करियर में प्रयास कर रहे हो, कुछ भी नहीं लग रहा है तो हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, वो वीडियो का असर 10-15 मिनट या एक दिन तक रहता है, क्योंकि आपका प्लग अंदर से चार्ज नहीं है। आप ऊपर से चार्ज करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो मोटिवेशन अंदर तक पहुंच नहीं रहा। इसके लिए अगर आपका मकसद क्लियर हो जाता है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड होते जाओगे। उदाहरण के तौर पर तथागत गौतम बुद्धा जब एकांत में बैठे थे, बहुत सारा चिंतन मनन, देखिए इसमें भी है, आपको टीवी सीरियलों में जो दिखाया जाता है कि नहीं, एकांत में जाके साधु लोग बैठ जाते हैं तो 8 दिन 10 दिन आत्म साक्षात होता है ना, तो लाइट वगैरह निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्म साक्षात्कार इस शब्दों को आपके सामने रखा गया और बोला गया कि एकांत में बैठने से कोई अलग ताकत आती है, ऐसा कुछ नहीं है। एकांत में बैठने से आप अपने अंदर झांकते हो, आप 8-10 दिन अपने अंदर झांक रहे हो, अपना अच्छा बुरा निकाल रहे हो, तब आपको ऐसे कुछ चीजों का उत्तर मिल जाता है जो प्रश्न आपके अंदर पड़े हुए थे, जो आपको पता ही नहीं है ना, आप तो ऐसे ही छोड़ रहे थे। उस चीजों का उत्तर आपको अपने चिंतन मनन से मिल जाता है, उसी को वो लोग कहते हैं आत्म साक्षात्कार, यानी कुछ अंदर से मिलना। और जब आपके अंदर से धीरे धीरे कुछ मिलने लगता है, आने लगता है, तो आपको बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या करना है और आप अंदर से मोटिवेट हो जाते हो। तथागत गौतम बुद्धा जब पेड़ के नीचे बैठे थे, उनका भी यही चल रहा था कि बचपन से मैंने किसी आदमी को बूढ़ा होते हुए नहीं देखा, और फिर एकाएक एक बूढ़े आदमी को देख लिया। तो गौतम बुद्धा उस विचारधारा से विचार कर रहे थे जो कि उन्होंने उस लेवल पे नहीं करना था, आज का बच्चा भी कर लेता। गौतम बुद्धा को इस जन्म मृत्यु के घेरे से दूर रखा गया, उनको बताया नहीं गया था, ये उनकी स्टोरी। तो जब वे पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनका चिंतन चल रहा था कि इंसान को अगर मरना ही है तो ये सब क्यों बवाल। और ये क्यों का जवाब एक छोटे से चींटी ने दिया। छोटी सी चींटी पेड़ के नीचे गिरी थी, वो चढ़ रही थी, पेड़ थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ी चढ़ के फिर से उसका वो फिसल जाता था, वो फिर से नीचे आती थी, फिर से चढ़ती थी। गौतम बुद्धा ने उसको टारगेट किया और देखा कि ये क्या हो रहा है। वो चींटी तब तक नहीं रुकी जब तक वो चढ़ नहीं गई, और उससे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन गौतम बुद्धा को मिला कि अगर वो चींटी हार नहीं मान रही है तो हम क्यों मानते हैं भाई, बराबर। तो प्रकृति से आपको सीखना है। आप बाकी पेड़ लगाएंगे जल्दी से उग जाएंगे, अब नारियल का लगाओ जल्दी से बढ़ेगा, 2-3 साल वो अंदर पहले तैयारी करेगा, उसको लंबा उड़ना है, बाकी पेड़ों से उसको ऊपर जाना है, तो तैयारी करेगा पहले 2-3 साल कि उसको सबसे ऊपर जाना है, तो उसको पेशेंस लगता है। आज मैंने छोटा सा आम का पेड़ लगाया और कल जाके देखा तो उसको आम आएगा नहीं आएगा, वो आम तब देगा जब वो परिपक्व हो जाएगा। परिपक्व हो जाने के बाद यानी प्रकृति कहती है कि आपके पास पेशेंस होना जरूरी है, पेशेंस होना जरूरी है। आप राह कितनी दे सकते हैं। आज मैं आपको बता के चला जा रहा हूं, मैं दुनिया के हर कोने में घूमता हूं, हर लोगों को बताता हूं कि पुणे क्या है। क्या आपको लगता है कि एक सभा में 1000 लोग होते हैं तो 1000 लोग ही मानते हैं? नहीं मानते, क्योंकि अलग अलग उनका दृष्टिकोण है। कोई आज मानेगा तो कोई परसों किसी को साक्षात्कार हो जाएगा तो नरसों हो जाएगा, और धीरे धीरे सब लोग इसमें जुट जाएंगे। और इसीलिए आपको यही करना है। मुझे विषय दिया गया था कि सोशल मीडिया के बारे में बोले, लेकिन मेरा कैसा है कि जहां से निकले फिर इधर गए, फिर उधर गए, फिर उधर से इधर है, तो ये जो मेरा स्पीच होता है वो बड़ी अलग ढंग की होती है। तो कहना यही है कि
आपको, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके सबके अकाउंट है, आप जो भी कर रहे हैं, आप किसी भी बारे में रील बना रहे हैं, आप कपल्स बन के रील बना रहे हैं, बढ़िया है, कोई चीज इसमें कोई गलत नहीं है। खुद को प्रमोट करके स्टार बनाना कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने समाज की कोई पोस्ट आती है जो अपने समाज के लोगों ने लिखी है और उस पोस्ट में ज्ञानवर्धक जानकारी है जिसको शेयर करना जरूरी है, तो अपना समय निकाले और समाज की न्यूज को शेयर करें। इससे डालने वालों को भी समझ में आएगा कि मेरी जानकारी कितने लोगों तक पहुंची। और आप बस्तर के चंद्रपुर से, चंद्रपुर के एमपी से, एमपी से उड़ीसा से, यहाँ से पूरे इंडिया के ट्राइब से आप जुड़ सकते हैं। तक 100 अपने जैसे पैदा करके जाएंगे और इसीलिए आपका प्रशिक्षण। टुंडा मुंडा कुंडा की थ्योरी आपको बताई जाएगी, मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। एक ही याद, जीवन के 3 पड़ाव, प्रकृति के 3 पड़ाव। आप इंडिया के ट्राइब की बात नहीं कर रहा हो, अफ्रीका की ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड में जो इंडिजिनस पीपल है उनके लाइफ में झांक के देखो जाके, वो 3 ही प्रकार के नेम को मानते हैं। जिस पॉइंट को मैंने आपको बताया, टुंडा मुंडा कुंडा, ये हमारी भाषा में होंगे। अगर कोई उधर के ट्राइब होंगे तो वो क्या टुंडा मुंडा कुंडा कहेंगे क्या? इस 3 प्राकृतिक पाड़ाव को कोई भी कौन से भाषा में कोई भी कुछ भी नाम दे सकता है, नाम से इसकी विचारधारा नहीं बदलेगी। ये प्राकृतिक पाड़ाव है जिसको अलग अलग नामों से जानते हैं। अब ये भी कह सकते हैं उदय, परिपूर्णता, अस्त। किसी भी भाषा में आप टुंडा मुंडा कुंडा को कुछ भी कह देंगे, फिर भी उसकी विचारधारा ये रहेगी कि जन्म होना है प्राकृतिक चीजों का, वो चीज डेवलप होनी है, परिपूर्णता होना है और उसका अस्त होना है, यानी वो मृत्युलेय की तरफ झुकना है। परिपूर्णता यह सभी चीजों में लागू होती है। तो एक सवाल आपका रहेगा, सर फिर टुंडा मुंडा कुंडा को हम अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, तो जो मुंडा है वो परिपूर्णता वाला, उसमें विवाह कैसे करते हैं? क्योंकि विवाह जो है वो प्राणियों के पक्षों में देखा नहीं जाता। मडमिंग प्राणी पक्षियों में देखा नहीं जाता, तो फिर इंसान क्यों करता है? ये स्वाभाविक सवाल है और इस स्वाभाविक सवाल का स्वाभाविक उत्तर है कि प्रत्येक कोई भी जीव जब परिपूर्ण होता है तब उसमें ऋण धुन प्लस और माइनस का संपर्क होता है। पेड़ को फल तभी आते हैं जब वहां पे प्लस और माइनस ये 2 गुण वहां पे मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि परफेक्शन के बाद प्रकृति अपने आप में बदलाव करती है, तो हम नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारे कोयतुर समुदाय में मर्मिंग को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, शादी को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी जीव आ रहा है ना, वो अपने जैसे जीव उत्पन्न करके चले जा रहे हैं। मरका आएगा, मरका की एक आप लगाएंगे कोए, जिसे हम बीज कहेंगे, वो 100 मरका पेड़ पैदा कर देंगे। आप कोई भी देखिए, आप किसी फूल को ले लीजिए, एक गेंदे का फूल 100 पेड़ बना सकता है। यानी प्राकृतिक नियम यह है कि जो भी जीव यहाँ जन्म ले रहा है अपने जैसे निर्माण करके वो निकल रहा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये अन्न चक्र चलता रहे, इसी को तो हम सेवा कहते हैं। तो हम प्राणियों से तो बढ़कर है नहीं, प्राकृतिक नियम यह है, इसलिए मर्मिंग होना अनिवार्य माना जाता है। यहाँ इसको बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से बताएंगे तो और बहुत कुछ निकलेगा। मैं अगर और यहाँ पे 1 घंटा लूंगा तो सब आप बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको इसी दौरान मैं रुक जाता हूँ। बाकी फिर प्रोजेक्टर है, हड़प्पा मोहनजोदारो को आपको समझना है और फिर ये भी समझना है, हड़प्पा मोहनजोदारो जो सभ्यता थी, पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया कह रही है कि ये 8 से 9,000 या 10,000 के काल की सभ्यता है, जिसकी कुछ चित्रलिपि मिली। आपकी किताब में भी ये हिस्ट्री में आया होगा, हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो ये उत्खनन का सिस्टम क्या है कि इसमें जो चित्रलिपि मिली है वो आज तक किसी भी समुदाय, कौम, धर्म वाले इतिहासकारों ने नहीं पढ़ी। तो लोगों को यही लग रहा है कि इसको नहीं पढ़ा गया, लेकिन हमारे हासपिन तिरुमल मोतीराम कंगाली जी ने गोंडी भाषा के मार्फत इस लिपि को पढ़ा। और आज जो आपको ये प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, हमारे सलामी जी बताएंगे, वो प्रेजेंटेशन ये रहेगा कि उस भाषा को कैसे पढ़ा गया मैंने बता दिया, कैसे पढ़ा गया ये इंटरेस्टिंग है। और इसके लिए
आपको उनके सामने उनको देखना है और वो आपको बताएंगे प्रोजेक्टर के मार्फत कि कैसे पढ़ा गया। उनके पास कुछ तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें आपको बताएंगे कि पहले क्या में उनमें लिंगो भी है, शंभु व्यवस्था है, हमारी नार व्यवस्था है, सभी व्यवस्था उसमें उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। लेकिन हाँ, कंगाली साहब की इस रिसर्च को कोई भी बड़ा टेलीविजन मीडिया उठा नहीं रहा है। मैंने एनडीटीवी को मेल किया था, बहुत सारे टीवीओ को मेल किया था कि कंगाली साहब के रिसर्च को आप प्लीज वहां पे उठाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दावा नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि हमने पढ़ा है तो दुनिया भर के जो भी इतिहासकार है वो आए और जांच करें। इसके लिए भी बड़ा मीडिया मुंह बांधे हुए है। और हम क्या है, हम यूट्यूब चैनल बनाए, मेरा कितना हो गया सब्सक्राइबर, 1.5 लाख हो गया। तो मैं कितने लोगों तक पहुंच रहा हूं, 1.5 या 2 लाख लोगों तक पहुंच रहा हूं। हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें बताई जाए कि गोंडी से पढ़ा गया है? नहीं है। तो इसी के लिए आप सभी का सोशल मीडिया पे सपोर्ट जरूरी है। सोशल मीडिया पे आप हमें सपोर्ट करेंगे तो और अभियान हम चलाएंगे और कुछ नया देने की कोशिश करेंगे। जी सर। तो अलाइब्रिथ इस नाम से यूट्यूब चैनल भी है, अलाइब्रिथ इस नाम से फेसबुक पेज भी है, जिसको मैं चला रहा हूं, अपनी वीडियोस डालता हूं। और इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ वीडियो नहीं डालता, मैं समझाता हूं कि ये चीज क्या है। मैंने अभी प्राचीन चिन्ह की बात की है, 2-3 वीडियो पीछे जाएंगे मेरे चैनल पे, तो गंड बेरुंडा नाम का जो चिन्ह है, जो साउथ में मिला मुझे कर्नाटका में, उस चिन्ह को मैंने यहाँ पे बताया कि गोंडवाना का ये भी प्राचीन चिन्ह है। एक पक्षी है, इसके 2 चोंच हैं और दोनों चोंचों में वो गोंडवाना का राज्य चिन्ह पकड़े हुए मुंह में, हाथी और शेर। तो ऐसी चीजों को हम वहां पे बताते हैं। आपके सब्सक्राइबर लाइक के लिए नहीं बताते, मैं मेरे लिए बता रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी उस वीडियो को देखे, सीखे, रेफरेंस ले और फिर घर में बैठे उसको सीख के सशक्त बने। तो इसी के लिए आप सभी का यहाँ से मैं विदा करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। और मानना पड़ेगा आपके पेशेंस को, आप मैं जब से देख रहा हूँ बैठ के हैं, खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन हाँ देखिए, प्रकृति को समझना भी कोई जल्दबाजी वाली चीज नहीं है, शांति से उसको समझना है, परखना है। आप सभी के पास इतने लोग हैं ना, तो इतने सारे दृष्टिकोण हैं, तो आप आगे चलकर गोंडवाना में ऐसा कुछ खोज सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं खोजा। तो आपको उस दृष्टिकोण से इस पुरुष को, प्रकृति को देखना है। जैसे आप उसको देखते जाएंगे वैसे कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा। हाँ, लेकिन पॉजिटिव वे में देखिए, निगेटिव वे में मत देखिए, ठीक है। तो फिर यही पे आपको विदा लेता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। बहुत बहुत सेवा जोहार भाई।